आज हम बात करेंगे औद्योगिक नीति के बारे में। स्वतंत्रता के पश्चात देश की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा 6 अप्रैल 1948 को केंद्रीय उद्योग मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा की गई थी और निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के लिए स्पष्ट बंटवारा इस नीति के अंतर्गत कर दिया गया था। हमारी अर्थव्यवस्था में मिश्रित और नियंत्रित अर्थव्यवस्था की नींव रखी जानी थी। इस उद्देश्य से समाजवादी ढंग के समाज की स्थापना करने के लिए 1948 में औद्योगिक नीति में परिवर्तन हुए और दूसरी नई औद्योगिक नीति की घोषणा 1956 में की गई। उसके बाद से अब तक समय समय पर औद्योगिक नीतियों में परिवर्तन किए गए हैं और सरकारों के द्वारा समय समय पर इनमें जो भी बदलाव किए गए हैं उसमें स्टेप बाय स्टेप हमारी जो औद्योगिक नीति है वो कहीं न कहीं उदारवादी विचारों से प्रेरित रही हैं। यद्यपि जब औद्योगिक नीतियों की शुरुआत की गई थी तो स्वतंत्रता के पश्चात देश में जो पिछड़ा वर्ग था उसे मुख्य धारा में लाना भी ज़रूरी था और साथ ही हमारी अर्थव्यवस्था को तीव्र आर्थिक विकास भी करना था। इन बातों को ध्यान में रखते हुए कहीं न कहीं भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था की प्रणाली को अपनाना चुना और ताकि जिसके अंतर्गत निजी क्षेत्रों के द्वारा या बड़े उद्योगों को लगाकर तेज़ी से आर्थिक विकास किया जा सके और साथ ही साथ हम समाजवादी ढंग की स्थापना की बात भी कर रहे थे ताकि जो हमारे देश में कुछ वर्ग या कुछ क्षेत्र अगर पिछड़े हैं तो उन्हें भी विकास की तरफ अग्रसर किया जा सके। तो इन दोनों ही उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए हमारी औद्योगिक नीतियों का आधार तैयार किया गया था। औद्योगिक नीतियों की घोषणा चूँकि समय समय पर सरकार के द्वारा की जाती रही हैं, पर इसमें जो वर्तमान में जिस तरीके की औद्योगिक प्रणाली या औद्योगिक नीतियाँ हैं उसकी एक तरीके से हम शुरुआत अगर कह लें तो वो हुई थी 1991 में, जहाँ पर धीरे धीरे तब पूरा विश्व का आर्थिक परिदृश्य कहीं न कहीं बदल रहा था और उस परिदृश्य में कुछ नई चीज़ें जिन्हें कि आज हम उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण के नाम से जानते हैं, उन चीज़ों का उदय हो रहा था और उन सब चीज़ों का प्रभाव हमारी अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा, हमारी औद्योगिक नीति पर भी पड़ा और उस प्रभाव के चलते 1991 में जब नरसिंह राव की सरकार थी, उस समय की ये बात है, तो सरकार ने औद्योगिक नीति में उस समय बहुत ही व्यापक परिवर्तनों की घोषणा की थी और इस नई औद्योगिक नीति में धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हर चरणबद्ध तरीके से लाइसेंसिंग को और सार्वजनिक क्षेत्र में जो उद्योग थे उनको उनकी बाध्यता को क्या किया गया, कम किया गया और इस नई औद्योगिक नीति में सबसे पहले 1991 में 18 उद्योगों को छोड़कर अन्य सभी उद्योगों के लिए लाइसेंस लेने की जो अनिवार्यता थी उसे समाप्त कर दिया गया और इसके बाद इसकी संख्या 13 रह गई और आगे चलकर लाइसेंस की आवश्यकता केवल 5 उद्योगों के लिए ही अनिवार्य रखी गई और धीरे धीरे नई औद्योगिक नीति के अंतर्गत जो विभिन्न उद्योग थे उसमें विदेशी पूंजी निवेश की सीमा को भी काफ़ी सरल और उदार बनाया गया ताकि विदेशी कंपनियों को भारत में पूंजी लगाने के लिए आकर्षित किया जा सके और उसके माध्यम से भारतीय अर्थव्यवस्था में
आर्थिक विकास की प्रक्रिया को तेज किया जा सके, तीव्र किया जा सके। तो जो 1991 की औद्योगिक नीति थी उसमें लाइसेंसिंग को क्या किया गया, कम किया गया और स्टेप बाय स्टेप इसे कितना कर दिया गया, पहले 18 उद्योगों में, फिर 13 में और फिर केवल 5 में लाइसेंस की अनिवार्यता को रखा गया। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर जो शुरुआत हुई वो थी विदेशी पूंजी निवेश की सीमा को क्या किया गया, सरल बनाया गया। यानी विदेशों से पूंजी लाना आसान रहे ताकि भारत में पूंजी की कमी यदि है तो उसे दूर किया जा सके और उद्योगों का विकास किया जा सके। ऐसा नहीं है कि ये सुधार 1991 में किए गए, स्टेप बाय स्टेप हर थोड़े थोड़े समय में आर्थिक नीतियों में और औद्योगिक नीतियों में भी परिवर्तन करके यह जो सुधार की प्रक्रिया है या यह जो एक तरीके से हम कह लें निजीकरण और उदारीकरण को प्रोत्साहन देने की जो प्रक्रिया है वो जारी रह रही हैं। 2015-16 में हमारे देश में जीडीपी में औद्योगिक क्षेत्र का अंश धीरे धीरे बढ़ा ही है और औद्योगिक क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। और यदि हम सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की बात करें तो पहले कई उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित थे, लेकिन वर्तमान में केवल 2 ही उद्योगों को सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षण में रखा गया है। उसमें परमाणु ऊर्जा और कुछ कार्यों को छोड़कर रेल परिचालन को सम्मिलित किया गया है। रेल परिचालन में अभी कुछ कार्य जो कि निजी क्षेत्र के लिए खोल दिए गए हैं वो इस प्रकार हैं। सार्वजनिक निजी सहभागिता से उपनगरीय गलियारा परियोजनाओं को खोल दिया गया है निजी क्षेत्र के लिए। उच्च गति की रेलगाड़ियों से संबंधित जो भी परियोजनाएं हैं, समर्पित मालगाड़ी रेल लाइनें हैं, रेल गाड़ियों के सेट और इंजनों और डिब्बों सहित चलयानों का विनिर्माण और अनुरक्षण की सुविधाएं हैं। रेल विद्युतीकरण, सिग्नल प्रणाली, माल टर्मिनल, यात्री टर्मिनल और जन त्वरित परिवहन प्रणालियों को किसके लिए खोल दिया गया है, निजी क्षेत्र के लिए खोला गया है। इसके अलावा भी 2016 में भारत सरकार के द्वारा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीति में बहुत बुनियादी उदारवादी बदलाव किए गए हैं ताकि एफडीआई का मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को हमारे देश में प्रोत्साहन मिल सके, जिसमें खाद्य उत्पादों के व्यापार में 100% एफडीआई को अनुमति दी गई है। पशुपालन, मत्स्य पालन और जल कृषि क्षेत्रों में भी इस तरीके की अनुमति दी गई है। एकल ब्रांड रिटेल जो कंपनीज हैं उसके नियमों में ढील दी गई है और साथ ही घरेलू एयरलाइंस में ऑटोमेटिक रूट जो है उसके अंतर्गत भी 49% एफडीआई की अनुमति भारत सरकार के द्वारा औद्योगिक नीति के उदारीकरण के इस दौर में, निजीकरण के इस दौर में दी गई है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भारत में उद्योग लगाए जा सकें, पूंजी की कमी या पूंजी के अभाव को दूर किया जा सके और हमारी अर्थव्यवस्था में जो विकास की गति है उसे तीव्र किया जा सके। तो भारत की औद्योगिक नीति शुरुआत से लेकर, यदि हम स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से लेकर आज तक की बात करें तो निश्चित तौर पर हम ये कह पाएंगे कि भारत में शुरुआत हमने की थी समाजवादी ढंग के समाज की स्थापना से। यह हमारा बेसिक उद्देश्य था और इसीलिए हमने विकास और समाजवाद दोनों को साथ साथ रखने के लिए कहीं न कहीं मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया था। आज भी हमारी अर्थव्यवस्था मिश्रित ही है, लेकिन धीरे धीरे हमारी अर्थव्यवस्था क्या हो रही है, सरकारी क्षेत्र अपना जिसे कहते हैं नियंत्रण निजी हाथों में आता जा रहा है। यानी सार्वजनिक क्षेत्र के लिए जो उद्योगों की संख्या थी वो काफ़ी घटी है। लाइसेंस बहुत ही कम उद्योगों के लिए अनिवार्य है और विदेशी मुद्रा को भी हम आकर्षित करने का प्रयास
कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर हम ये कह सकते हैं कि भारतीय औद्योगिक नीति शुरुआत से लेकर अब तक चरणबद्ध तरीके से उदारवाद और निजीकरण की तरफ प्रेरित रही हैं। थैंक यू।